हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो आपकी यह क्लास जो है कंप्यूटर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर की क्लास है वह चलाई जा रही है, जिसमें आज आपका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 40 पर पहुंच चुके हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट को 40 को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे लगभग नहीं कहने का मतलब टोटल हमारे 1600 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये देखिए, जो 1600 कम क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए हम 100 क्वेश्चन को मान ले रहे हैं कि जो रिपीट हुए होंगे। ठीक है, कहने का मतलब वो एक दूसरे से ऐसे, मतलब उनका जो आंसर था तो सेम था, लेकिन उनके पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था वो अलग अलग प्रकार का था। ऐसे हम 100 या 150 क्वेश्चन को मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज उसी कड़ी में आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, उसको भी आप देखिए और नोट डाउन करते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इससे स्टार्ट करेंगे और आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 40 है। इसके बाद और इस प्रैक्टिस सेट के बाद जो आपकी क्लास चलेगी वह आपकी जो थ्योरी, कहने का मतलब आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप थ्योरी की क्लास चलेगी। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, उस क्लास को भी आप ज्वाइन करिएगा, उसको समझिएगा किस प्रकार से कहाँ पे और हमारा जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस प्रकार से इसमें से बनते हैं। और उसमें कंप्यूटर की जो क्लास चलेगी उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए, एक क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, पहले इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर होता है, डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉडम, डी मॉडेम, ऑप्शन सी मैन, डी मैन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फुल फॉर्म होता है ऑफ मॉडेम वो होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मेमो डाटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है। भाई मेमो डाटा टाइप जो है उसका यूज क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए, ऑप्शन बी करेंसी वैल्यू स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मेमो डाटा टाइप होता है तो उसका यूज क्यों किया जाता है। तो जो मेमो डाटा टाइप है उसका यूज हम करते हैं जर्नल, आपका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आप स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपको स्लाइड शो रोकनी है तो आप किस प्रकार से आपको स्लाइड शो है उसको आप रोक सकते हैं ये पूछा है। तो ऑप्शन ए ये एससी बटन दबाएं, ऑप्शन बी डिलीट बटन को दबाएं, ऑप्शन सी बायां तीर मतलब कर्सर कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आप अगर स्लाइड शो है, ठीक है, उसको हमें क्यों रोकना है तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं ये इसके बटन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट। अब भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ दोष है। अब भाई पेज फॉल्ट या पृष्ठ दोष कौन सा है ये बताना है हमको। तो आपके ऑप्शन से उसी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। देखिए, ऑप्शन ए पेज फॉल्ट अकर व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस ए पेज ऑफ अनदर प्रोग्राम, या ऑप्शन बी पेज फॉल्ट अकर व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस ए पेज इन मेन मेमोरी, या ऑप्शन सी पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन देयर इज एन एरर इन पर्टिकुलर पेज, या ऑप्शन डी पेज फॉल्ट अकर व्हेन ए प्रोग्राम जब प्रोग्राम एक्सेस ए पेज विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शंस बड़े बड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होता है, जो इसमें से आपका कहने का मतलब जो आपका एक्चुअल राइट आंसर है पृष्ठ दोष के बारे में, वह हमारा है यानी पेज जो फॉल्ट अकर होता है क्यों होता है वो व्हेन माने जबकि एक प्रोग्राम एक्सेस टू पेज विच इज नॉट ए प्रेजेंट मेमोरी मेन मेमोरी, जब वो मेन पेज जो है मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता तब यह एरर आती है, पेज फॉल्ट अकर होता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई थोड़ा गर्मी पड़ रही है
भाई साहब पसीने निकल गए मेरे, इतनी तेज पसीने छूट रहे हैं, पूछो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयन यूनिट है। अब भाई द्वितीयक संचयन यूनिट कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन ए रैम है, ऑप्शन बी डीवीडी है, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्शन सी क्या कहते हैं फ्लॉपी, सॉरी यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए रैम है, ऑप्शन बी डीवीडी है, ऑप्शन सी फ्लॉपी है, ऑप्शन डी चुंबकीय टेप है। तो देखिए इसमें से जो द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, देखिए वहां पे मैंने बोल दिया था शायद है, यहाँ पे यूनिट नहीं है द्वितीय संचय, तो वो हमारी होती है रोम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये, सॉरी रैम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस। भाई मैक एड्रेस कितना लॉन्ग होता है, ठीक है, मैक एड्रेस की लेंथ बतानी है। ऑप्शन ए 16 बिट का होता है, ऑप्शन बी 32 बिट्स का होता है, ऑप्शन सी 48 बिट्स का होता है, ऑप्शन डी 64 बिट्स का होता है। तो देखिए जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा होता है नॉर्मल 48 बिट्स का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है HTML पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए सही स्ट्रक्चर कौन सा। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट ले ली है www.myhitson.blogpost.com से, ठीक है, ये इस नाम से मैंने आपके लिए जो हाइपरलिंक बनाने का स्ट्रक्चर है वो ले लिया है। तो इसमें देखिए कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट है ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे पहले HTTP दे दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद HTTPS/ करके दिया, और ऑप्शन बी में URL पहले लिया, URL इज इक्वल टू यहाँ पे ऑप्शन सी में जो ए है HRF, कहने का मतलब हाइपरलिंक के थ्रू कर रहा है, यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपरलिंक ए एंकर टैग और HRF के थ्रू हाइपरलिंक कराया गया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, SEO की फुल फॉर्म क्या। अब भाई SEO की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। ये देखिए फुल फॉर्म से रिलेट करता क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको पहले ही बहुत बार कि जितनी भी कंप्यूटर की टर्म में फुल फॉर्म है उसे आप बेसिकली याद कर लीजिए, वो फुल फॉर्म से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो SEO की फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जिट का पूरा नाम क्या। भाई JIT का पूरा नाम या जिट का पूरा नाम पूछा है, ये भी आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए जावा इन टाइम है, ऑप्शन बी जावा इन टेक्नोलॉजी है, ऑप्शन सी जस्ट इन टाइम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये यहाँ पे जावा 2 बार दे दिया, इसका मतलब ये जावा से रिलेट करता क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको जो ऑप्शंस में दिए उसी से आप रिलेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जावा इन टाइम, जावा इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जावा से ही रिलेट करता क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन सी जस्ट इन टाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो जावा से रिलेट करता क्वेश्चन है ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है वो हमारा होता है जस्ट इन टाइम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए कि स्प्रेडशीट संबंधित जो पद निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब भाई देखिए इसमें से जो स्प्रेडशीट है, कहने का मतलब MS Excel के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा संबंधित पद है जो उससे संबंध नहीं रखता है। तो ऑप्शन ए फार्मूला है, ऑप्शन बी सेल है, ऑप्शन सी ब्राउजर है, ऑप्शन डी कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सेल और स्प्रेडशीट से संबंध नहीं रखता है पद, वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर, ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ये जब जो सभी दिए गए हैं फार्मूला, सेल और कैरेक्टर, ये सभी जो है आपके कहने का मतलब स्प्रेडशीट यानी एक्सेल से संबंध रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि AM स्टैंड फॉर। अब भाई AM का, अब देखिए AM PM तो अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे AM का फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की टर्म में पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, इसलिए AM का जो स्टैंड फॉर बताना है वो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शन ए एनालॉग मोड होता है, ऑप्शन बी एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है,
ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एम है इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी स्टैंड फॉर होता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एबीएस फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है। अब भाई देखिए एबीएस जो फार्मूला है इसका प्रयोग कब किया जाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए दिया गया है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए, या ऑप्शन बी पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में बदलने के लिए, या ऑप्शन सी जो सारे वैल्यू हैं उसको शून्य करने के लिए कहा गया, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए जो एबीएस फार्मूला होता है हमारा उसका जो प्रयोग हम करते हैं वो करते हैं जो निगेटिव वैल्यू आपकी दी रहती है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मोबाइल कंप्यूटिंग अलाउस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन वायरलेस एम्बेडेड डिवाइस टू अनदर। देखिए कह रहा है मोबाइल कंप्यूटिंग में एक वायरलेस सक्षम डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, एक वायरलेस जो मोबाइल सक्षम है, ठीक है, उसके माध्यम से हम दूसरे डिवाइस में डेटा का ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। कौन देता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए एनी डिवाइस देता है, ऑप्शन बी वायर डिवाइस देता है, ऑप्शन सी वायर एम्बेडेड डिवाइस देता है, ऑप्शन डी वन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा जो यहाँ पे वायरलेस एम्बेडेड डिवाइस होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए। ये आपसे मैंने बोला था कि जो जितने भी आपकी लैंग्वेज हैं, ठीक है, उन सबका आप सन याद कर लीजिए, किस सन में उसको डेवलप किया गया था, उसके डेवलपर कौन थे, और उसकी जो आपके एक्चुअल में यूज क्या है वो देखना है, और किस प्रकार किस टाइप की आपकी लैंग्वेज है ये देखना है। ये 4-5 प्रकार के आपसे लैंग्वेज से क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको आप एक बार से नोट कर लीजिए कहीं पे, उसको आप याद कर लीजिए, और आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो है आपके पेपर में हूबहू वैसे ही मिल जाएंगे कि इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, इस जो लैंग्वेज है ये किस टाइप की लैंग्वेज है, या जो लैंग्वेज है इसकी किस सन में डेवलप की गई थी, इसका यूज क्या है, ठीक है, इसके फ्रंट एंड का उपयोग है या बैक एंड का, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है जावा स्क्रिप्ट की खोज किसने की थी। अब देखिए भाई यहाँ पे खोज पूछा है कि जावा स्क्रिप्ट की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए है ब्रेडन ईच ने, ऑप्शन बी ब्रेडन रीच ने, ऑप्शन सी जॉन इकर्ट ने, ऑप्शन डी जॉन मकाइली ने। तो देखिए यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसकी जो खोज की थी वह की थी ब्रेडन ईच ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है HTML डॉक्यूमेंट में इन फ्रेम ऐड करने के लिए सही टैग कौन सा। अब भाई इन फ्रेम हमको ऐड करना है, उसके लिए सही तरीका कौन सा होगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपके ऑप्शंस चारों दिए गए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे भी मैंने वही वेबसाइट ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके कुछ इन्फॉर्म करके जो ऐड करना है उसके लिए डॉक्यूमेंट को ऐड किया गया है, ठीक है, SRC फाइल के माध्यम से। तो आप इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, तब तक आप देखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए भाई आप लोगों ने देख लिया। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बता दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आई फ्रेम SRC। यहाँ पे सोर्स फाइल जो होगी उसको लेना जरूरी है, बिना सोर्स फाइल के ये जो डॉक्यूमेंट को ऐड नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट क्वेश्चन नोट करिए कि जनरल आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की जनरल फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं बेचारे फंस जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो ये जनरल चीज़ें हैं, आपको जनरल चीज़ों को बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती है वो सारी चीज़ों को आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस जनरेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी जो जनरेशन चल रही है, ठीक है, इसमें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप देखिए आप सबके पास हर समय मोबाइल उपलब्ध हो गया है, लेकिन जो पहले थे वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग
अच्छे से नहीं जान पाते थे। लेकिन आज के समय में जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से। तो उसी के टर्म में आपसे जो जनरल वाईफाई पूछा है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कर रहा है, इनमें से कौन सी पाइथन में पैकेज की परिभाषा। अब भाई पाइथन में जो है हमको पैकेज की परिभाषा बतानी, ना कि पाइथन की। देखिए यहाँ पे हमको पैकेज की परिभाषा बतानी है, ना कि हमको पाइथन की परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग, पैकेज के अकॉर्डिंग, पैकेज परिभाषा के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए सेट ऑफ मेन मॉड्यूल्स, ऑप्शन बी ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, ऑप्शन सी ए नंबर ऑफ फाइल कंटेनिंग पाइथन definitions of statement, ऑप्शन डी ए सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। तो देखिए यहाँ पे जो पाइथन का पैकेज के लिए सही परिभाषा है वह हमारी होती है ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। कहने का मतलब ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स आर पाइथन पैकेज डिफिनेशंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है, देखिए ये प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। कह रहा है देखिए यहाँ पे PHP का प्रोग्राम है और यहाँ पे व्हाइल लूप भी लगाया गया है। उसके बाद प्रिंट कराया गया है इको के माध्यम से हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपका कहाँ तक कंडीशन है, कंडीशन तो दिया नहीं है, व्हाइल लूप चला दिया गया है, उसके बाद प्रिंट करा दिया गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई है। अब जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये इतना बड़ा प्रोग्राम आपके दिया गया है, इसके बाद आपके आउटपुट पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ऑप्शन बी इनफाइनाइट लूप चलेगा, या ऑप्शन सी नो आउटपुट देगा, या ऑप्शन डी एरर देगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो आप प्रिंट कराएंगे अगर आप PHP में कोड करके, ठीक है, तो इसके बाद जो आप इसको रन कराएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एरर। कहने का मतलब ये एरर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए रिस्क अप्लाइड एप्टीट्यूड स्टेटमेंट इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए कहने का मतलब साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन में, ठीक है, जो जोखिम विवरण का क्या महत्व है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए टू इग्नोर पोटेंशियल रिस्क, ऑप्शन बी टू promoted unrestricted data sharing, option C to define the organization's tolerance of risk for risk, option D to eliminate all vulnerabilities, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस टॉलरेंस फॉर रिस्क। कहने का मतलब जोखिम के प्रति संगठन की सहनशीलता को परिभाषित करना, इसका महत्व है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए क्या पूछा है 000060 दिया गया है। अब ये जो है कलर कोड, यह जो दिया गया है ये कलर कोड है, ठीक है। कलर कोड से कौन सा रंग बनता है ये पूछा भाई। अब इस कलर कोड से जो रंग बनेगा वो कौन सा रंग बना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए ब्लू बनता है, ऑप्शन बी ग्रीन बनता है, ऑप्शन सी रेड बनता है, ऑप्शन डी ब्लैक बनता है। तो भाई देखिए ये जो कलर कोड आपका दिया गया है इससे जो आपका रंग बनता है वो बनता हमारा है ब्लैक। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप वन बाय वन जो मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होंगे आपके पेपर के लिए। जावा स्क्रिप्ट में किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करने के लिए किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब भाई देखिए जावा स्क्रिप्ट है या कोई भी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, उसमें अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन आपको चेक करना तो उसके लिए किस स्टेटमेंट का यूज या इस्तेमाल करेंगे। देखिए हर लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो दे देगा, तो उसको उसी को चेक करने के लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन ए सेलेक्ट है, ऑप्शन बी इफ है, ऑप्शन सी स्विच है, ऑप्शन डी फॉर है। तो देखिए उसके लिए जो स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन उसको अगर हमको चेक करना है तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को भी आप एक बार नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एआरपी। अब भाई एआरपी की फुल फॉर्म पूछा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए एड्रेस रेक्टिफिकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी एलाइड रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस, प्रोटोकॉल, रिजोल्यूशन, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डिफरेंट टाइप की। इसका जो राइट आंसर होता है वो जो यानी एआरपी की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कह निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब भाई देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा है, नहीं है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन ए प्लाटर है, ऑप्शन बी प्रिंटर है, ऑप्शन सी मॉनिटर है, ऑप्शन डी टच स्क्रीन है। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब नहीं है वह हमारा, देखिए यहाँ पे आपके पास इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वह हमारा होगा टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ चेक बॉक्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। अब भाई देखिए यहाँ पे बताना है इज द टाइप ऑफ चेक बॉक्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। भाई कौन से प्रकार के चेक बॉक्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड में, ये पूछा है। ऑप्शन ए नॉन क्लिकेबल या चेक बॉक्स, ऑप्शन बी एक क्लिकेबल चेक बॉक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे आपसे जो जनरल पूछा गया क्वेश्चन है कि जो चेक बॉक्स हैं किस प्रकार के जो चेक बॉक्स हैं वो एमएस वर्ड में मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रकार में है। तो आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रेस ऑप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड लाइन। ऑप्शन ए गेट एच, ऑप्शन बी गेट ओपीटी, ऑप्शन सी मेन, ऑप्शन डी ओएस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वह हमारा होता है, क्या होता है, गेट ओपीटी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से ऊप्स सपोर्ट नहीं करता। अब भाई ऊप्स कौन सपोर्ट नहीं करता है, ऑप्शन ए ग्लोबल वेरिएबल, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी इनकैप्सुलेशन। तो देखिए यहाँ पे जो ऊप्स सपोर्ट नहीं करता है वह हमारा होता है जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द शेल स्क्रिप्ट। भाई शेल स्क्रिप्ट क्या है ये पूछा है। ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ फंक्शन है, ऑप्शन बी ए फाइल कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ कमांड है, ऑप्शन सी ए फाइल कंटेनिंग स्पेशल सिंबल है, ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ कमांड्स है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका शेल स्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट क्या है, व्हाट इज ये शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट इज ए फाइल कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ कमांड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लिनक्स इन whose कमांड इज यूज टू। अब भाई whose कमांड के बारे में बताना है कि क्या यूज है। ऑप्शन ए डिस्प्ले यूजर इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन बी डिस्प्ले प्रेजेंट लॉग्ड इन यूजर है, ऑप्शन सी लिस्ट ऑल यूजर ऑन द सिस्टम है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सो यूजर प्रिविलेजेस। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है जो आपका डिस्प्ले प्रेजेंट लॉग्ड इन यूजर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ए डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल। अब भाई देखिए इसमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फीफो प्रिंसिपल को सिद्धांत का पालन करता है या उस पर बेस्ड है। ऑप्शन ए क्यू है, ऑप्शन बी एल है, ऑप्शन सी स्टैक है, ऑप्शन डी यूनियन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है आपका वो हमारा होता है क्यू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। इज मेड अप
ऑफ डाटा दैट बिलोंग टू ईच ऑफ दी 4 ग्रुप्स ऑफ सिस्टम्स। कहने का मतलब डेटा से बना है जो सिस्टम के 4 समूहों में से प्रत्येक से संबंधित है। भाई कौन है जो प्रत्येक से संबंधित है? ग्रीन नेटवर्क है, या डाटा रिपोजिटरी है, या ऑप्शन सी ग्रीन सिस्टम है, या ऑप्शन डी ग्रीन डाटा सेंटर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है, कहने का मतलब जो आपका चारों डाटा समूहों से प्रत्येक संबंधित है वह हमारा है डाटा रिपोजिटरी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है द टर्म ऑफ SOPR कार्ड। भाई SOPR कार्ड पूछ रहा है, एसओपी में पदों को कहा जाता है। एसओपी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स टर्म कहा जाता है, ऑप्शन बी मिन टर्म कहा जाता है, ऑप्शन सी मिड टर्म कहा जाता है, ऑप्शन डी सम टर्म कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो एसओपी है, ठीक है, इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है हमारा मिन टर्म्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड प्रेजेंट इन डेइंग टैब टू मॉडिफाई द टेबल। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड जो टेबल है उसके बारे में पूछा है, प्रेजेंट डिलाइंग टैब के बारे में। ऑप्शन ए टेबल स्टाइल है, ऑप्शन बी टेबल स्टाइल्स है, ऑप्शन सी ड्रॉ बॉर्डर्स है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की गति आमतौर पर होती है, भाई कितनी होती है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ये जो दिए गए हैं आपके, ए 1 से 2 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 से 3 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 4 से 6 गीगाहर्ट्ज। तो देखिए जो कंप्यूटर की गति आमतौर पर जो होती है वो हमारी होती है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए। पोस्ट की फुल फॉर्म पूछा है, पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑन सिस्टम से टेस्ट, ऑप्शन डी पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। देखिए यहाँ पे ऑफ ऑन ऑफ टेस्ट सेल्फ सिस्टम बहुत सारी चीजें दी गई हैं, प्रोग्राम पावर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वह हमारा होता है जो आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई देखिए यहाँ पे कथन पूछा है कि सत्य है, पहले कथन पढ़ना पड़ेगा हमको, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए पढ़ते हैं। सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, यह कथन सत्य है। तो यह कथन हमारा असत्य है। कहने का मतलब जो सीडी हमारी होती है उसकी जो मेमोरी होती है वो डीवीडी से अधिक नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, डीवीडी की मेमोरी जो है वह सीडी से अधिक होती है। तो यह कथन जो हमारा है, यह हमारा कथन जो दिया गया है यह हमारा कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। जावा में फाइल का सही निरपेक्ष पथ कौन सा? अब देखिए जावा में फाइल को अगर हमें फाइल पाथ ढूंढना है, ठीक है, तो उसके लिए जो सही निरपेक्ष पथ कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन ए सी में बजाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, जावा फाइल जेडीके पहला दिया गया है, ऑप्शन बी में जावा फाइल नेम टेक्स्ट दिया गया है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है जेडीके, उसके बाद आपके सोर्स फाइल का नेम फाइल नेम टेक्स्ट दिया गया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वह हमारा होता है, यानी पहले हम जेडीके फाइल पहले सी फाइल में जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, उसके बाद जावा में जाएंगे, उसके बाद जेडीके में, जेडीके के बाद बिन फाइल में जाएंगे, बिन फाइल के बाद उस जो फाइल नेम होगा उसको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्क स्टेशन आल्सो नोन एज। भाई वर्क स्टेशन आल्सो नोन एज क्या होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नोड होता है, ऑप्शन बी www होता है, ऑप्शन सी इंटरनेट होता है, ऑप्शन डी नॉन होता है। तो देखिए जो वर्क स्टेशन होते हैं उन्हें हम आल्सो भी कहते हैं नोड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
कह रहा है कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिए। जो कट कॉपी और पेस्ट के लिए जो मेनू हम यूज करते हैं वो हम करते हैं एडिट मेनू का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डाटा पास थॉट ए सेंट्रल कंप्यूटर्स। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी होगी, ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी होगी, ऑप्शन सी रिंग टोपोलॉजी होगी, ऑप्शन डी मैश टोपोलॉजी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो कहने का मतलब ये कह रहा है जो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके माध्यम से जो सभी डाटा हमारे पास होते हैं थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। भाई देखिए कौन सा फ्लो चार्ट का लाभ नहीं है ये बताना है हमको। अब आप एक क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन नंबर है, इसको आप अच्छे से देखिए उसके बाद बताइए। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए ऑप्शन ए बेटर कम्युनिकेशन के लिए, ऑप्शन बी इफिशियंट कोडिंग, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक टेस्टिंग, ऑप्शन डी इम्प्रोवर डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फ्लो चार्ट का लाभ नहीं है, यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन होगा अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से यूज करेंगे, आपका इफिशियंट कोडिंग भी होगी अगर आप फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, और आप अगर फ्लो चार्ट का यूज करते हैं तो आपको सिमेट्रिक टेस्टिंग भी हो जाएगी, और जो आपका लाभ नहीं है वो इम्प्रोवर डॉक्यूमेंटेशन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 40 में कंप्लीट होते हैं। तो इस क्लास के लेकर के आपके लगभग नहीं कहने का मतलब टोटल 1600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए कंप्यूटर से रिलेट करते हुए। अब बाकी जो क्वेश्चन आपसे बच रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लास भी हम चला देंगे। पहले हम आपको फुल फॉर्म की एक अलग से क्लास चला देंगे जिसमें से आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए सारे के सारे फुल फॉर्म जो हैं वो हम उस क्लास को चला देंगे, आपकी करा देंगे, ताकि आपको फुल फॉर्म भी याद हो जाए और आप जितने भी फुल फॉर्म जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उसको भी आप नोट कर लीजिएगा उस क्लास के माध्यम से, और उसको भी देख लीजिएगा। अगर आपके पेपर में हूबहू उसी फुल फॉर्म से रिलेट करते हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त होगी। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी हो सके अपने दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।